आगरा में जवाहर पुल पर ट्रक में फंसी कार और ट्रक में लगी आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। 500 मीटर तक कार को खींचता ले गया ट्रक। अंबेडकर नगर में भरभरा कर गिरा जिला अस्पताल में कोरोना सेंटर वार्ड का छज्जा। गुणवत्ता पर उठे सवाल। निर्माण करा रही कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप। बिजनौर में फरार भाजपा कार्यकर्ता प्रिंस चौधरी ने नगीना मुफ्ती कोर्ट में सरेंडर किया। एसपी मेरठ ने फरार प्रिंस पर 25,000 रुपए के इनाम घोषित किया। जालौर में पुलिस ने ऑपरेशन पाताल लोक के तहत 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे। कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता की आत्महत्या के बाद परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद महिला होमगार्ड और उसके 2 साथी पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। आगरा के फतेहपुर सीकरी इलाके में युवक की जली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पैसों के लेन देन को लेकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। गाजीपुर में घर में लहूलुहान हालत में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने 4 टीमें बनाकर मामले की जांच कर रही है। हाथरस में हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व प्रधान की हत्या का आरोपी है अभियुक्त। पुलिस ने अभियुक्त के पास से अवैध असलाह बरामद किया। गाजियाबाद की आबकारी टीम ने देर रात हिंडा नदी के खादर में मारा छापा। मौके पर भट्टियों को किया गया नष्ट। 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 1600 किलोग्राम लहन नष्ट। मेरठ में नस्लीन हत्याकांड में आरोपियों के अवैध मार्केट सील। करोड़ों रुपए के अवैध मार्केट को किया गया सील। आवासीय भूखंड पर अवैध रूप से बनाया गया था कॉम्प्लेक्स। बुलंदशहर में 2 शातिर ठगों को कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने दोनों को 3-3 साल की सजा के साथ दिया आर्थिक दंड। दोनों शातिर सैकड़ों लोगों को बना चुके हैं ठगी का शिकार। मुरादाबाद में एक मासूम बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्ती में लालगंज थाने के रिश्वतखोर दरोगा का कारनामा उजागर हुआ, जिसमें आरोपी छेड़खानी के मामले में पीड़िता से 32,000 रुपए वसूले। पिथौरागढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक दुकान से 27 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में गाड़ी नहीं मिलने पर जयमाला के बाद दूल्हा फरार। दुल्हन के पिता का आरोप, शादी में 22 लाख रुपए दिए फिर गाड़ी की मांग हुई। बदायूं में आग से झुलते 10 साल के बच्चे को सीएचसी में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने पड़ोस के ही एक व्यक्ति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया। अमरोहा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लोहे का शटर काटने वाला गैस कटर, 2 तमंचा किए बरामद। कुशीनगर में ट्रक मालिकों ने महाराजगंज के प्रवर्तन अधिकारी को घेरा और गाली गलौज की। गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरेली में एक कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में एक्सल टूटने से एक टेम्पो गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार एक युवती की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सदर कोतवाली के कलौली 3 का मामला। सीतापुर के खीरी ब्रांच का खैराबाद राजबाग कटने से 5 गांव प्रभावित हुए हैं और पानी के ओवरफ्लो से सैकड़ों बीघा गन्ना गेहूं के लाई की फसलें बर्बाद हो गई। कानपुर में सेंट्रल स्टेशन पर मानसिक रूप से बीमार एक महिला ने शौचालय में अपने आप को बंद किया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई मंत्री रहे मौजूद। आज 12 फरवरी तक आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने देखी प्रदर्शनी। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में शामिल हुए देश विदेश से आए कई निवेशक। 3 दिवसीय समिट में कुल 34 सत्र होंगे। पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और आखिरी दिन 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे। अधिकांश सत्रों में केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को किया संबोधित। कहा यूपी इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। पीएम ने कहा आज यूपी एक आशा उम्मीद बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी ने अपनी कई पहचान स्थापित कर ली है। यूपी को सुशासन से गुड गवर्नेंस से पहचान जा रहा है। यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम योगी ने कहा यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभिन्न हिस्सा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले सीएम योगी, कहा निवेशकों के लिए हमसे कई काम आसान किए हैं। यूपी ने बीते 5 साल में निर्यात को 2 गुना बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को किया संबोधित। कहा प्रधानमंत्री मोदी के रूप में पीएम ही नहीं देश को मार्गदर्शक, अभिभावक, प्रेरणा पुरुष भी मिला। राजनाथ सिंह ने कहा पिछले कुछ सालों में बिजनेस कम्युनिटी के प्रति सरकार ने नई अप्रोच रखी है। सरकार ने इंडस्ट्री के लिए रेड टेप बने कानूनों को रेड कार्पेट में बदल दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपति मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। यूपी में 75,000 करोड़ निवेश करेंगे मुकेश अंबानी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है और भाजपा के लोग दूसरे देशों में झोली फैला रहे हैं। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा इन्वेस्टमेंट की बाद में सच्चाई का पता लगेगा। 2 जनप्रमाण पत्र मामले में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। पुनर्विचार याचिका को किया खारिज, जैसे कि टिप्पणी आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं। मथुरा में गैंगस्टर हरेंद्र की लगभग 5 करोड़ 59 लाख की संपत्ति कुर्क हुई। हरेंद्र के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और धोखाधड़ी जैसे संगीन धाराओं में 7 मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर में किसानों का हल्ला बोल। किसानों के महापंचायत का किया आयोजन। गन्ना मूल्य बकाया भुगतान, आवारा पर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा इस बार जमीन नीलाम करने वाले और लेने वालों का इलाज करेंगे। सरकार के खिलाफ इस बार आर पार की जंग होगी।
रामपुर पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल पर तंज कसा। नकवी ने कहा, तर्कों की कंगाली से राहुल जी को कुतर्कों का मवाली बनाया। कानपुर में आज सिसवा विधायक इरफान सोलंकी और सहयोगी के अवैध संपत्ति पर कार्रवाई शुरू। जाजमऊ इलाके में पुलिस करेगी कार्रवाई। देहरादून में बेरोजगार युवा संगठन से जुड़े युवा शहीद स्मारक पहुंचे और रकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं को समझाने शहीद स्मारक पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों का युवाओं ने विरोध किया। देहरादून में बेरोजगारों के अभिभावकों ने भी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। युवाओं की गिरफ्तारी के बाद अभिभावकों ने प्रदर्शन शुरू किया। युवाओं के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। हरीश रावत और करण माहरा की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। देहरादून में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी। एम्बुलेंस से हरीश रावत को अस्पताल ले जाया गया। विकासनगर में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने 1 घंटे का मौन व्रत रखा। साथ ही उत्तराखंड भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का समर्थन किया। कोटद्वार में भी यूथ कांग्रेस ने जमकर विरोध किया और कोटद्वार डिग्री कॉलेज में पढ़ाई बंद कराई। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। पौड़ी में भी कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर गेट के पास प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। बेरोजगार युवाओं पर बीते दिन देहरादून में हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। बागेश्वर में लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने सरकार की शव यात्रा निकाली और सरयू घाट में अंतिम संस्कार किया। उत्तरकाशी में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया और हनुमान चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़कोट में बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। तहसील बड़कोट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कर्णप्रयाग में युवा सड़क पर उतरे, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्णप्रयाग में कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ नारेबाजी की। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि कांग्रेस छात्रों के लिए सदन और सड़कों पर आंदोलन करेगी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी दूसरे दिन युवाओं को धरना प्रदर्शन जारी रहा। देहरादून में युवाओं में हुए लाठीचार्ज का विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। यशपाल आर्य ने कहा, युवा अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। खटीमा में भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राज्य सरकार का पुतला फूंक जोरदार प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया, जमकर नारेबाजी की गई। काशीपुर में देहरादून लाठीचार्ज मामले में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला फूंका। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए लखनऊ में आज से यूपी इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और लखनऊ पहुंचे उद्योगपतियों के सामने यूपी से जुड़ी कई अहम बातें रखी गई। यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का अपना संकल्प दोहराया और कहा कि यूपी उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के कई जाने माने उद्योगपतियों ने शिरकत की, जिन्होंने यूपी में बड़े निवेश का ऐलान किया।
यूपी सरकार के आमंत्रण पर लखनऊ में शुरू हुए निवेश के महाकुंभ में दुनिया की कई कंपनियों के अलावा देश के नामी उद्योगपतियों ने शिरकत की, जिसमें रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी संजय मेहता और डिक्सन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सुनील वाचवानी समेत कई उद्योग घरानों से जुड़े बड़े नाम लखनऊ पहुंचे। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने योगी सरकार की तारीफ की। जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। रिलायंस ग्रुप ने यूपी में 75,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। रिलायंस यूपी में रिन्यूएबल एनर्जी और बायोगैस एनर्जी के क्षेत्र में काम करेगी, जिससे 1 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान है। इसके पहले रिलायंस ग्रुप यूपी में 50,000 करोड़ का निवेश कर चुका है। इनके अलावा बिरला ग्रुप ने भी 25,000 करोड़ और टाटा सन्स ने यूपी सरकार को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मदद का ऐलान किया है। पूर्वांचल दौरे के दूसरे दिन अखिलेश यादव वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना के बाद उन्होंने भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली। रामचरितमानस पर छिड़े महाभारत के बीच अखिलेश यादव काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर बाहर निकले अखिलेश ने दावा कर दिया कि भाजपा की सरकार का जाना तय है। साथ ही अखिलेश ने इस राज का भी फाश किया कि बाबा से अपने वोट कौन मांगता है। हमने वोट नहीं मांगा बाबा से, हमने ये कहा बाबा से वोट नहीं मांगा, बाबा से बीजेपी वाले वोट मांगते हैं। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, ग्लोबल समिट में सीएम योगी के हाथ हिलाने पर भी तगड़ा तंज कसा। अभी देखा होगा आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था ये क्रिकेट के बहुत पुराने रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। अरे भाई बल्ला उनको दे दो, बॉल हमें दे दो, अगर बीच का स्टंप ना उड़ा दे तो कहिएगा आप। वाराणसी में अखिलेश की पूजा अर्चना पर केशव प्रसाद ने तीखा ट्वीट किया है और लिखा है, संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना है कि अखिलेश यादव जी और उनकी मंडली को सद्बुद्धि दें ताकि वो रामचरितमानस का मर्म समझ सकें। जाहिर है इस वक्त रामचरितमानस पर सपा और भाजपा के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। अखिलेश की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ताबड़तोड़ न सिर्फ विवादित बयान दे रहे हैं, बल्कि अपने बयान पर वो कायम भी है। जिस वक्त लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हो रहा था, उस वक्त अखिलेश यादव यूपी में निवेश के लिए हो रहे इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े कर रहे थे। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी सरकार ने प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव पर जितना आंकड़ा पेश किया, उसमें से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो बात झूठी न निकले। अगर 27 लाख करोड़ उन्होंने कहा है तो 27 लाख करोड़ में कम से कम काशी को 5 लाख करोड़ मिले। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे हमला करते हुए कहा कि यूपी सरकार उद्योगपतियों को कोई राहत नहीं देने वाली है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे, और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज दुनिया में भारत के पिछड़ेपन की वजह से ही यूपी सरकार को निवेश जुटाने के लिए दुनिया के तमाम देशों के चक्कर काटने पड़े हैं। इस दुनिया में बहुत पिछड़ रहा है। आप झोला लेकर के जा रहे हैं दुनिया के हर देश में और कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दीजिए। अखिलेश यादव इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट के बहाने यूपी सरकार की निवेश की कोशिशों पर सवाल उठाते रहे। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति के खिलाफ प्रशासन ने आज से कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी। इरफान सोलंकी और उनके गैंग के खिलाफ एक्शन का आगाज करते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम दल बल के साथ जाजमऊ इलाके में पहुंची और मुनादी करवाकर इरफान सोलंकी के करीबी शौकत पहलवान के 28 फ्लैट्स वाले हिलाल कंपाउंड को सील कर दिया। सिर्फ हिलाल कंपाउंड ही नहीं, बल्कि पुलिस ने एक दिन में शौकत पहलवान की 3 संपत्तियों को सील कर दिया, जिनकी कुल कीमत 20 करोड़ रुपए है। इरफान गैंग के सदस्य शौकत अली पुत्र स्वर्गीय हमीद की हिलाल कंपाउंड सुल्तान ट्रेनरी का 1 भूखंड और 2 भूखंडों पर बने 27 फ्लैटों को राज्य सरकार में हितबद्ध किया जाता है। हालांकि इस दौरान हिलाल कंपाउंड में फ्लैट खरीदने वालों ने प्रशासन की कार्रवाई रुकवाने के लिए अपने घरों के दस्तावेज पेश किए, लेकिन प्रशासन की टीम ने इमारत को सील कर दिया। रिजवान सोलंकी, साथ में शौकत पहलवान और जो है अज्जन और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आरोपी हैं, और विधायक इरफान सोलंकी, तो इन सभी के शस्त्रों के ऊपर एक अलग से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने इरफान सोलंकी के सहयोगियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। मैनपुरी में जीत और समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद शिवपाल यादव का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो चुका है कि वो अब अधिकारियों को धमकाने लगे। सपा में महासचिव बनने के बाद अब शिवपाल यादव संगठन को मजबूती देने में जुट चुके हैं। रायबरेली में उन्होंने विधायक राम सिंह पटेल के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे डाली। हमारा मिशन है संगठन को मजबूत करके इनको सत्ता से हटाना और हम लोगों को सत्ता में आना है, तब जो निरंकुश अधिकारियों को और इनको सबको फिर पता चलेगा। इन दिनों लखनऊ शहर के नाम में बदलाव की मांग बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। गुरुवार को अमौसी एयरपोर्ट पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसके बाद नाम बदलने की मांग को और बल मिला है। लेकिन शिवपाल यादव ने रायबरेली में साफ कर दिया कि उनकी सरकार आई तो शहरों के पुराने नाम फिर से वापस कर दिए जाएंगे। तो रख देंगे पुराने नाम फिर बदल जाएंगे। जब परंपरा डालोगे तो फिर परंपरा तो फिर पड़ेगी। जाहिर है मैनपुरी की जीत के बाद शिवपाल यादव का जोश हाई है, लेकिन शिवपाल को ये भी समझ लेना चाहिए कि अधिकारियों को धमकाने से पहले सत्ता में वापसी जरूरी है, जिसके लिए इंतजार अभी 4 साल करना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को किसानों की महापंचायत हुई, जिसके बाद 12 दिन से चल रहा किसानों का धरना 13वें दिन खत्म हो गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में किसानों के कई रंग दिखाई दिए। सुबह से किसान सैकड़ों ट्रैक्टर के काफिले के साथ इस महापंचायत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे। ट्रैक्टर पर डीजे, साउंड, भारतीय किसान यूनियन के झंडे और झूमते, नाचते और नारेबाजी करते किसान जीआईसी मैदान पहुंचे। महापंचायत में किसानों के भोजन का भी इंतजाम किया गया था। आसपास के गांव से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से भोजन लेकर महापंचायत में पहुंचे। मुजफ्फरनगर की किसान मजदूर महापंचायत में किसान हुंकार भरेंगे और दूर दूर से किसान सुबह से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में किसानों के लिए यहाँ खाने की और पकवान की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सीएम कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे, ये लोग पीएससी बुला रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा चाहे मिलिट्री बुलाओ, पर ट्यूबवेल पर बिजली के मीटर नहीं लगने देंगे। पत्र में फ्री बिजली और अब लगेंगे मीटर, ये अपने घोषणा पत्र में 2027 का जब घोषणा पत्र आवे उसमें लिखे कि हम मीटर लगावेंगे। किसानों के महापंचायत को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। जनपद मेरठ, सहारनपुर, शामली और बुलंदशहर जिलों से पुलिस बल बुलाए गए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।